नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज और अन्य एग्ज़ामों से जुड़ी हुई तैयारियों के विषयों को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये विषय काफ़ी सहायक हो रहे होंगे, आपकी तैयारियों में एक बड़ा योगदान दे रहे होंगे और आपको घर बैठे एक निःशुल्क तैयारी का मौका मिल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि साथ ही साथ अपने साथ में आप और भी लोगों को इससे जोड़ते चलेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों को इससे जोड़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राचीन इतिहास से मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में होगा। जैसा कि हमने अपने प्राचीन इतिहास के अपने पिछले भाग में हमने देखा था कि अशोक के विषय में हमने देखा था कि अशोक को किस कारण से महान सम्राट कहा जाता था, उसका धम्म किस प्रकार से था। तो उन्हीं को हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाते हैं और मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में हम देखते हैं कि क्या विशेषताएं थी मौर्यकालीन प्रशासन की। और जानते ही हैं कि मौर्यकालीन का जो प्रशासन था वो एक ऐसा प्रशासन था जो आज तक कहीं किसी न किसी इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं या डायरेक्ट वे में कह लें, वो आज भी फॉलो हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है मौर्यकालीन प्रशासन। तो यदि हम मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे अगर हम इतिहास की बात करें, ठीक है, यदि हम इतिहास की बात करें तो बताइए इतिहास में शुरू से क्या रहा है, लोकतंत्र रहा है या राजतंत्र रहा है। आप जानते ही हैं राजा महाराजा बड़े बड़े हुआ करते थे, या तो राजतंत्र होता था या कुलीन तंत्र होता था या कुलीन तंत्र होता था, ठीक है। और अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो ये काफ़ी लेट में आया है, और शुरू में ये लेट ही था। तो राजतंत्र ही जो है मुख्यतः काफ़ी समय तक बना रहा था। तो अगर हम कहें कि जैसे लोकतंत्र की भावना का विकास काफ़ी लेट में हुआ है तो वो गलत नहीं होगा। लोकतंत्र की भावना का विकास काफ़ी लेट में हुआ है और राज्य को चलाने के लिए उस समय जो शुरू में क्या हुआ था, कुछ गणतंत्र थे लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी और राज्य उस प्राचीन समय में कुलीन तंत्र और गणतंत्र जो रहे उनको भी लिमिटेड ही थे, मुख्यतः राजतंत्र ही हुआ करता था। तो हम जानते हैं कि किसी भी राज्य को अगर चलाना है तो राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए होते हैं। ये तो हम पहले ही बातें कर चुके हैं। जैसे हमारा भी संविधान है तो दैट मीन्स कि कुछ संविधान चाहिए होता है। तो ये संविधान की अवधारणा ऐसे नहीं है कि आज़ादी के बाद ही हम मिल गई है। संविधान जब से नियम संसार चल रहा है, जब से इस तरह की एक तरह से समाज चल रहा है, तब से कहीं ना कहीं संविधान है, वो नियम कानूनी संविधान है, एक नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो संविधान चाहिए होता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो संविधान होते हैं इसमें विभिन्न अंग जो होते हैं, कार्य, राजनीतिक कार्य, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, इनके बारे में सारी कानून व्यवस्था का दस्तावेज है, किस तरीके से कार्य करने, एक तरह से कानूनी दस्तावेज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय धर्म की काफ़ी प्रधानता हुआ करती थी। काफ़ी प्रधानता थी और अक्सर आप जानते हैं, जैसा कि आप वैदिक काल से देखते आ रहे हैं कि जो पुरोहित वर्ग हुआ करते थे, नॉर्मली जो साहित्य के कार्य थे वो उन्होंने किया था, जो ऋषि ज्ञानी वगैरह थे, तो उसमें धर्म की काफ़ी प्रभाव रहा करता था। और इस धर्म के प्रभाव के कारण क्या होता था कि जो ये नियम कानून बनते थे इस तरह से, संविधान की अगर हम बात करें तो उनमें धर्म की प्रधानता होती थी संविधान में। और समाज ऑलमोस्ट ऐसे ही चलता था, ठीक है। और अगर जैसे हम बात करें तो शुरू में जैसे क्या था, सूक्त ग्रंथ था और इस सूक्त ग्रंथ में क्या होते थे, विधि विधानों की चर्चा होती थी। अब इन जो विधि विधानों की चर्चा होती थी वो किस पे आधारित थी, धर्म पर ही आधारित थी,
धर्म पर ही आधारित थी। और आगे चलकर स्मृति ग्रंथ आए, आगे चलकर स्मृति ग्रंथ आए, इनमें भी वही कहानी थी। ये कह सकते थे थोड़े से एक संगठित रूप में, समायोजित रूप में थे, समायोजित रूप में थे सूक्त ग्रंथ से। और उसके बाद में कह सकते हैं कि इनमें भी, इन्हें भी एक तरह से धर्मशास्त्री कहा जाता था, इन्हें भी धर्मशास्त्री कहा जाता था। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं कुल मिलाकर, हमारे इतने कहने का मतलब क्या है कि अगर उस समय के समाज के जो संविधान है, जो नियम कानून है, उसमें धर्म की कुल मिलाकर क्या है, बोलबाला है, धर्म की प्रधानता है। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम बात करें, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरू करके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके हम मध्यकाल तक चले जाएं, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से मध्यकाल तक चले जाएं तो हम यही पाते हैं कि धर्म की क्या है, प्रधानता है, धर्म की प्रधानता है। ठीक है, आज भी धर्म की प्रधानता है, ऐसा नहीं कि धर्म की प्रधानता आज नहीं है, लेकिन एक हमारा संविधान भी है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। और ऐसा ही एक एक्सेप्शन आया कहाँ पे, मौर्य काल में। इसका एक ही एक्सेप्शन है, इसका एक ही अपवाद है जहाँ पे ये धर्म की प्रधानता नहीं थी, जहाँ पे धर्म की प्रधानता नहीं थी, धर्म बिल्कुल अलग चलता था, प्रशासन बिल्कुल अलग चलता था, और वो अपवाद था मौर्य काल, वो अपवाद था मौर्य काल। और इसीलिए मौर्य काल का जो प्रशासन है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रशासनों में से एक बन जाता है। इसी कारण से मौर्य काल का जो प्रशासन है वो उत्कृष्ट बन जाता है। इसने धर्म को प्रशासन से अलग रखने का प्रयास किया और कह सकते हैं सफलता भी प्राप्त की। और अगर हम बात करें कि मौर्य काल को अगर हम छोड़ दें, इसको हम छोड़ दें, छोड़कर अन्य सभी में धर्मशास्त्रों का ही शासन रहा, अन्य में क्या रहा, धर्मशास्त्रों का ही शासन रहा, तो वो गलत नहीं होगा, का शासन रहा तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, वो सही रहा। और ये मौर्य काल ही ऐसा है जहाँ पे धर्मशास्त्र, ऐसा नहीं थी धर्मशास्त्र को छोड़ दिया, धर्मशास्त्र थे, लेकिन धर्मशास्त्रों के समानांतर ही अर्थशास्त्र भी था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, यह भी उदित हुआ। और ये जो अर्थशास्त्र है, हमने जैसे पहले पार्ट में भी बात की थी, यह कौटिल्य के सपनों का राजतंत्र था। यह भी राजतंत्र ही था, लेकिन यह कौटिल्य के सपनों का राजतंत्र था, जो किसी भी तरीके से लोकतंत्र से कम भी नहीं था। कौटिल्य के सपनों का राजतंत्र था। देखिए, कई लोग भी ये भी कहते हैं कि जैसे अर्थशास्त्र में कहीं पर्टिकुलर मौर्य वंश का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए इसको कौटिल्य ने ही रचित किया है, ये कहना गलत है। ये इसको एक लंबे अवधि में लिखा गया है, वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक जनरल वे में हम मानते हैं कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, और इस एक तरह से ये आदर्श रूप है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक आदर्श रूप है। ठीक है, और ये जो है कौटिल्य के सपनों का राजतंत्र था, और एक प्रकार से ऐसी राजनीतिक व्यवस्था व दिशा निर्देश की व्यवस्था करता था जो लोक कल्याण पर आधारित हो, ऐसी राज्य व्यवस्था तो ये ऐसे दिशा निर्देश देता है, राज्य व्यवस्था ऐसी दिशा निर्देश देता है जिससे राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था देता है, राजनीतिक दिशा निर्देश देता है, जो क्या करता है, एक तरीके से हम क्या कर जानते हैं कि लोक कल्याण की विचारधारा पर आधारित था, लोक कल्याण की विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें जैसे धर्मशास्त्र की, अगर हम जैसे बात करते हैं तो धर्मशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो धर्मशास्त्र एक कमज़ोर राजतंत्र को जन्म देता है, एक कमज़ोर राजतंत्र को जन्म देता है। एक कमज़ोर राजतंत्र को जन्म देता है। और जबकि अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, एक अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, एक अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं
तो ये एक आदर्श राजतंत्र, एक आदर्श राजतंत्र की बात करें है। जैसे अगर हम प्रेजेंट से एक कंपेयर जैसे करें, कभी कभी क्या होती है, गठबंधन की सरकार होती है ना, एक गठबंधन की सरकार होती है, एक बहुमत की सरकार होती है। तो अक्सर क्या होता है, इस गठबंधन में बहुत खींचतान होती है, बहुत खींचतान होती है, सब अपना अपना निकलना चाहते हैं। भले लोकतंत्र दोनों हैं आज के समय में, लेकिन यहाँ पे एक वो होती है डिसीसिव पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होती है। और यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये काफ़ी अच्छी होती, जैसा कि अगर आप जैसे इंदिरा गांधी का समय देख लीजिए, जो उनको पूर्ण बहुमत खूब हुआ करता था, या फिर आप बात कर लीजिए मोदी जी की, तो इसमें इस तरह का जैसे ये होता है ना कि एक ये है गठबंधन की और एक बहुमत की, सेम वैसे ही ये धर्मशास्त्र में एक कमज़ोर राजतंत्र होता है, इसमें कोई मेल जोल नहीं होता, दोनों अलग अलग पाथ पर चलते हैं और एक आदर्श राजतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ भी ये राजतंत्र की ही बात हो रही है अभी, भले ही ये राजतंत्र लोकतंत्र जैसा हो, लेकिन है राजतंत्र ही। ठीक है, और अगर आप जैसे बात किया जाए, अगर बात हम जैसे करते हैं कि राजतंत्र आदर्श कब होगा, एक आदर्श राजतंत्र कब होगा, आप खुद सोचिए इस बात का जवाब, आपके पास इस सवाल का जवाब है। और एक आदर्श राजतंत्र में कब होगा, जब राजा फ्रीली सारे निर्णय करे, राजा निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ठीक है, और सब कुछ राजा के नियंत्रण में हो, ठीक है, सब कुछ राजा के नियंत्रण में हो। ठीक है, तो और एक तरह से अगर सब कुछ राजा के नियंत्रण में है तो इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रीकृत शासन कहेंगे। मतलब केंद्र का जो इसमें है बोलबाला रहे, केंद्रीकृत शासन, सब कुछ केंद्र से नियंत्रण। जैसे अगर आप प्रेजेंट में ही देखते हैं तो भारत की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे भले लोकतंत्र की के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर पावरफुल होता है, पावर राज्यों को है, अलग चीज़ है कि यहाँ पे सेंटर स्टेट अलग चीज़ को, सबको अलग अलग स्वायत्ता दी हुई है, वो अपनी जगह है, बट सेंटर कहीं ना कहीं पावरफुल होता है। और दूसरे एग्जांपल में अगर आप जैसे बात करें तो जैसे अभी प्रेजेंट में एक बहुमत की सरकार है जिसमें मोदी जी की सरकार है, तो अगर इनकी हम बात करते हैं तो सारे डिसीजन ये फ्रीली लेते हैं कि नहीं, ये फ्रीली लेते हैं। सिर्फ अगर बीजेपी के रिस्पेक्ट में अगर हम जैसे बात कर लेते हैं तो ये बिल्कुल सारे निर्णय फ्रीली लेते हैं, जो ये बोल दिए वही शासन है, इनका वचन ही शासन है, जैसे बाहुबली में होता है। तो इनमें क्या हुआ, केंद्रीकृत एक तरह से प्रणाली हुई कि नहीं हुई। ये सब अपनी जगह है कि कहे कि हमारे यहाँ ये होता है, हम बहुत लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ चुनाव होता है, ये होता है, लेकिन अल्टीमेटली चलती तो इन्हीं की है। तो एक तरह से क्या है कि यहाँ पे भी आदर्श राजतंत्र में जो केंद्रीकृत शासन होता है, और होता क्या है कि राजा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसका पूरा नियंत्रण होता है, चाहे वो राजनीतिक नियंत्रण हो, चाहे केंद्रीय आर्थिक नियंत्रण हो, चाहे राजनीतिक नियंत्रण की बात हो, और वो चाहे आर्थिक केंद्रीकरण या आर्थिक नियंत्रण की बात हो। केंद्रीकरण कहना चाहे केंद्रिक कह लीजिए, नियंत्रण कहना चाहे नियंत्रण कह, केंद्रीकरण तो है ही है यहाँ पे। ठीक है, और राजनीतिक में आप उसको केंद्रीय शक्तियाँ उसको होती हैं, केंद्रीय शक्तियाँ रहती हैं, और यहाँ पे वो जो भी प्रशासनिक नियुक्ति होती है सब उसी के द्वारा होती है, प्रशासनिक नियुक्तियाँ। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं आर्थिक केंद्रीकरण में, आर्थिक केंद्रीकरण अगर आप इसको कहते हैं तो इसमें वही हो गया कि जितनी भी आर्थिक गतिविधि होगी उसमें राजा का नियंत्रण रहेगा, आर्थिक गतिविधि में भी। तो इस तरीके से जो मौर्य काल था वो था आदर्श राजतंत्र। मौर्य काल क्या था, एक आदर्श राजतंत्र था, अभी हमने बात किया। और अगर मौर्य काल एक आदर्श राजतंत्र था तो आदर्श राजतंत्र के ये केंद्रीकरण वाले गुण उसमें विद्यमान होंगे ही होंगे, तो ये केंद्रीकरण के गुण उसमें विद्यमान थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य समाज में, तो आप क्या कहेंगे, एक केंद्रीकृत समाज था, जहाँ पे राजा का पूर्ण नियंत्रण होता था। किस तरीके से होता था इसको आप
आदर्श राजतंत्र की परिभाषा से बड़े आराम से आप समझा सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो अगर जैसे हम केंद्रीय शक्ति की बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में ही, मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय शक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राजा के पास सारी शक्तियाँ थी, हमने बात ही कर ली, आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो। ठीक है, राजा के पास आर्थिक राजनीतिक सारी शक्ति थी, चाहे जो आप समझिए। ठीक है, और मौर्य समाज जो था वो कुल 5 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, और ये जो 5 प्रांत थे उनका एक केंद्र था, ठीक है, जो केंद्रीकृत था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें था। और इस कारण से अगर हम कहें कि अगर राजा के पास सारी स्वतंत्रता हो, सारे निर्णय ले सकता हो, सारे नियंत्रण उसी के पास में हो, तो राजा को निरंकुश तो कहेंगे ना, राजा को निरंकुश तो कहा ही जाएगा, भले आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए या निगेटिव सेंस में लीजिए, लेकिन राजा निरंकुश तो होगा ही। तो मौर्य काल के जो शासक थे वो भी निरंकुश प्रवृत्ति के ही थे। मौर्य काल के जो शासक थे वो निरंकुश प्रवृत्ति के ही थे, वो अपने अनुसार ही कार्य करते थे। जैसे मान लीजिए सब उस समय तक क्या करते आ रहे थे? वैदिक धर्मों को मानते थे। सब क्या करते थे? वैदिक धर्मों को मानते थे। इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को माना, तो बिंदुसार ने आजीवक को माना, तो बौद्ध माना किसने? अशोक ने। ठीक है, तो ये अन्य धर्मों को भी मानते थे। भले ये अन्य धर्मों का, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी मानते थे ना। ये पुरोहित पर निर्भर थे? नहीं थे। धर्म को बिल्कुल अलग कर रखा था, पुरोहित पर इनकी कोई निर्भरता नहीं थी। ठीक है, और ये जो शक्तियाँ अपनी लेते थे, जो अर्थशास्त्र था उससे ग्रहित करते थे। अर्थशास्त्र में जो लिखा रहता तो उससे नीति संचालन होता था। तो अगर हम शक्तियों की बात करें, अर्थशास्त्र में राजा की शक्तियाँ दी हुई थी, सप्तांग सिद्धांत वगैरह हैं। अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं उसमें राजा सबसे शीर्ष में है, उससे शक्ति ग्रहण करते थे। शक्ति इससे ग्रहण होती थी। ठीक है, अगर हम इन सप्तांगों की बात करें तो कौन से थे? एक अमात्य हो गया, कोश, जनपद, दंड, मित्र और दुर्ग, ये सप्तांग माने जाते थे शासन के। ठीक है, और इनमें एक राजा, तो इस राजा को इसमें सबसे शीर्ष पर रखा गया था और इससे राजा को अपनी शक्ति मिलती थी। ठीक है, और इसमें राजा को एक मस्तिष्क, जैसे सबसे ऊपर क्या होता है? मस्तिष्क ही होता है ना, तो राजा को मस्तिष्क माना गया है। ठीक है, मस्तिष्क रूपी अंग माना गया है, और राज्य को माना गया कि राजा ही राज्य को संचालित कर सकता है। राजा ही राज्य को संचालित कर सकता है। राजा ही राज्य को संचालित कर सकता है। ठीक है, और इन सभी, और इसके लिए अगर राजा को सब कुछ संचालित करना है तो उसे निरंकुश प्रवृत्ति का होना ही पड़ेगा। ये उसमें लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में, सप्तांग सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि उसको निरंकुश होना ही पड़ेगा, अर्थात उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। अगर वो निर्भर रहेगा तो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से वो सिद्धांत लेता है। इसी प्रकार अगर हम इसी सप्तांग में बात करें तो जो हाथों की बात की जाए, जो हाथ की बात की जाते हैं, तो अमात्य को राज्य का हाथ कहा गया। हाथ पैर कान कहा, हाथ कहा, पैर कहा, कान कहा, जो समझिए। ठीक है, और जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ये अमात्य क्या होते थे? ये प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। और इनके लिए जैसे आज एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, जिस तरीके से आज एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, वैसे उस समय भी पद्धति हुआ करती थी। उस समय भी पद्धति होती थी, और उस समय क्या होता था? उस समय भी इनकी नियुक्तियाँ वगैरह होती थी। और जैसे क्या होता था, जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते, विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे होते थे, तो गुप्तचरों के द्वारा ही उनके चरित्र का, कैरेक्टर का परीक्षण किया जाता था। गुप्तचरों के द्वारा ही उनके कैरेक्टर का, चरित्र का परीक्षण होता था। और जैसे ही विद्यार्थी पढ़ के जब बाहर निकलते थे तो पूरा एक रिकॉर्ड उनका मेंटेन रहता था, और उनके
गुणों के आधार पर, वो किस गुण के आधार पर कौन सा पद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। तो इस तरीके से उस समय भी नियुक्तियां हुआ करती थी, जैसे आज नियुक्ति होती है वैसे उस समय भी नियुक्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से राजा एक निरंकुश प्रवृत्ति का होता था, एक केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक, तो अभी तक हमने जो अभी तक इतने तक हमने अभी कहानी की, उसके 3 हमारे पॉइंट निकल के आए। एक तो मौर्य समाज क्या था, आदर्श राजतंत्र था, एक आदर्श राजतंत्र था। दूसरी कहानी हमारी क्या निकल के आई थी कि केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत था। और तीसरी हमारी क्या निकल के आई कहानी कि राजा निरंकुश था, और राजा को शक्ति कहाँ से मिलती थी, सप्तांग सिद्धांत से, निरंकुश। ठीक, ये 3 चीज़ें हमें निकल के आई। थोड़ा सा अब हम मौर्य समाज के प्रशासन की तरफ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से नियंत्रण वगैरह किया जाता था। तो हम जानते हैं कि मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो हमने किन 2 बातों पर फोकस किया अभी। हड़प्पा से लेके आज तक हम यही बातें करते आ रहे हैं। एक तो आर्थिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण। और दूसरा कौन सा है, राजनीतिक नियंत्रण। दूसरा कौन सा है, राजनीतिक नियंत्रण, है ना। तो अगर हम राजनीतिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एक तो हमारा केंद्रीय सत्ता किस प्रकार की है, ठीक है। दूसरा हमारा केंद्र राज्य संबंध कैसा है, और तीसरा हमारा जो नागरिकों पर नियंत्रण है वो किस प्रकार से है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो अगर हम जैसे बात करते हैं केंद्रीय सत्ता की, किसकी बात करते हैं हम, केंद्रीय सत्ता की। तो अगर हम केंद्रीय सत्ता की जैसे हम बात करते हैं तो राजा क्या था, शक्तिशाली था, राजा शक्तिशाली था। राजा निरंकुश था, राजा निरंकुश था, ठीक है। और राजा पुरोहित पर आश्रित नहीं था। सारी बातें हमने देखी, राजा पुरोहित पर आश्रित नहीं था, आश्रित नहीं था, ठीक है। और नॉर्मली तो हर जगह हुआ करते थे, लेकिन इस समय मौर्य काल नहीं में आस्तिक नहीं, इस तरह से आश्रित नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस समय जो राजा हुआ करते थे, अलग क्या, नास्तिक संप्रदाय जो हुआ करते थे उनको मानने वाले हुए, नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले राजा थे, ठीक है। तो इस तरीके से थे। और वहीं पे अगर हम बात करें केंद्र राज्य संबंध की, अगर हम बात करते हैं, वहीं पे अगर हम केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात करें तो इसको हम देखें तो केंद्रीकरण तो था, केंद्रीकरण तो था, इससे तो हमने देख ही लिया, ठीक है। और इसमें जो राज्य की बात करें हम, केंद्र राज्य स्वरूप के आधार पर क्या होता है, एकात्मक संघात्मक शक्ति आधार पर विभाजन होता है ना। तो यहाँ पर क्या था, राज्यों को सीमित अधिकार थे, राज्यों को सीमित अधिकार थे, बहुत अधिकार उनको नहीं प्राप्त थे। सीमित अधिकार हुआ करते थे, ठीक है। और केंद्र क्या था, शक्तिशाली था, केंद्र ही शक्तिशाली था, ठीक है। और मुख्यतः 5 प्रांतों में ये बटा हुआ था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी कह सकते, गुजरात के वाला, प्राच्य, ठीक है, पाटलिपुत्र के पूर्व में था, और अवंती, इन 5 प्रांतों में ये बटा हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से इनमें एक ये 5 प्रांत में बटे हुए थे, पर इनकी शक्तियाँ एक लिमिटेड थी, ठीक।
और वहीं पे अगर आप नागरिकों की बात करें, ठीक है, नागरिकों की बात करें अगर हम नागरिकों की अगर हम बात करें तो नागरिकों पर कठोर नियंत्रण था। भले उनको सुविधाएं दी जाती थी लेकिन कठोर नियंत्रण भी था, ठीक है, जिससे कोई राजद्रोह वगैरह ना करने का प्रयास करे, राजद्रोह वगैरह ना करे। बहुत बड़ा साम्राज्य था, राजद्रोह ना करे इसलिए कठोर नियंत्रण किया न हो, ठीक है। और इस गुप्तचर प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान रहता था इसमें। गुप्तचर प्रणाली के आधार पर जनगणना वगैरह सब कुछ किया जाता था, जनगणना का भी की जाती थी। और कोई विदेशी वगैरह तो नहीं आ गया इस तरीके की, विदेशी राज्य से आकर यहाँ पे लोगों को भड़काने का कार्य तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखा जाता था। तो अगर हम बोलें कि इस तरीके से इसमें केंद्रीकृत शासन हुआ करता था, केंद्र राज्य संबंध प्रांत थे पर वो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, और नागरिकों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जनता पर नियंत्रण भले रखा जाता था लेकिन जनता के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। और ये नियंत्रण सिर्फ एक राज्य में कोई विद्रोह ना होने पाए इस प्रकार से होता, लेकिन उनके कल्याण में कोई कोताही नहीं रखी जाती थी। जो कर वगैरह भी लिए जाते थे उसका प्रयोजन यही होता था कि राज्य की जनता का कल्याण हो सके, ठीक है, और जनता के हित ही प्रमुख हुआ करता था। अगर हम जैसे हमने बात क्या की कि मौर्य समाज में क्या था, 5 प्रांत बटे हुए थे। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे, 5 प्रांतों के हमने, और इसमें जिसमें पूर्वी प्रांत ही मगध था, इसमें का जो पूर्वी प्रांत था वो मगध था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, राजा स्वयं रहता था। राजा क्या रहता था, स्वयं रहता था, ठीक है, राजा स्वयं रहता था, ठीक। और जहाँ और अन्य प्रांतों में जैसे जो बाकी के प्रांत रहते थे वहाँ पे राजा अपने अधिकारी नियुक्त करता था, राजा अपने अधिकारी नियुक्त करता था, अधिकारी नियुक्त करता था, ठीक है। और इस तरीके से वो अपना इन अधिकारियों के थ्रू वहाँ पे अपना प्रशासन चलाता था। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो राजतंत्र में जो केंद्र राज्य संबंध की शक्ति थी वो उसमें केंद्र के क्या कर, अगर कहीं भी अगर आप बताइए, अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र है और ये राज्य है, अगर ये कमज़ोर हुआ, अगर ये वीक हुआ, इसकी स्थिति डाउन हुई तो ये ऑटोमेटिक अपनी स्थिति को बढ़ाने लगेगा, ये अपनी स्थिति को बढ़ाने लगा। तो मध्यकाल उस समय से लेकर आगे तक में, चाहे गुप्त काल में चले जाएं, चाहे ये मध्यकाल में चले जाएं, चाहे हम आधुनिक भारत में आ जाएं जब अंग्रेज़ वगैरह आ गए थे, उसके बाद में मराठा और इस तरीके के लोग रहने लगे थे, तो यही हुआ कि जब भी केंद्रीकृत शासन कमज़ोर होता है तो राज्य मजबूत होकर एक तरह से स्वतंत्र शासन करने लगते हैं। और जब मुग़ल साम्राज्य भी जब कमज़ोर हुआ तो उसके बाद ही क्या हुआ कि कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उसमें यही सिद्धांत कार्य करता है कि जब भी केंद्र कार्य कमज़ोर होगा तो राज्य के जो लोग होंगे वो आगे बढ़ेंगे और वो एक तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं, ठीक है। और इस कारण से क्या होता था कि इनकी अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी प्रांतों में, कि कभी वो इस तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास ना करने लगे, इसलिए अधिकतर क्या करते थे, अधिकतर जो राजकुमार होते थे, अधिकतर राजकुमार जो होते थे उन्हीं की नियुक्ति हुआ करती थी। राजकुमारों की ही नियुक्ति ज़्यादातर होती थी किसमें, प्रांतों में, क्योंकि जिससे कि एक तरह से उनकी जवाबदेही केंद्र के प्रति रहती थी। और ये अब राज्य के राजकुमार ही हैं तो ज़्यादा विद्रोह की आशंका भी नहीं होती थी कि कोई और होगा तो कभी केंद्र कमज़ोर होने का वो फ़ायदा उठा के कि अपनी एक शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगे, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये जो राज्य होते थे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो राज्य होते थे वो मंडल में बंटते थे, मंडल में बंटते थे, मंडल जिलों में बंटते थे, और ये ज़िले जो थे ये गाँवों में बंटते थे। किस में बढ़ते थे, गाँवों में बढ़ते थे। और ये मंडल के जो होते थे प्रमुख, उनको प्रदेष्टा कहा जाता था, प्रदेष्टा या रजुक भी इनको कहा जाता था, ठीक है। नहीं, इनको हाँ, इनको प्रदेष्टा ही केवल कहा जाता था, रजुक जिलों वालों को कहा जाता था, ठीक। इनको आहार या रजुक कहा जाता था, इनको आहार या रजुक कहा जाता था। और गाँवों में जो रहते थे उनके जो प्रमुख होते थे उनको गोप कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो मंडल जिलों में इस तरीके से बटे रहते थे और इनका आपस में सीधे केंद्र से संवाद रहता था, सीधे केंद्र से संवाद रहता था।
और इनकी जो जवाबदेही होती थी सीधे केंद्र के प्रति होती थी, सीधे केंद्र के प्रति होती थी, प्रांतपति के नहीं। प्रांत के जो पति होते थे उनके, प्रांत के जो अधिकारी होते थे उनके प्रति नहीं, बल्कि सीधे केंद्र के प्रति इनकी जवाबदारी थी, इनकी जवाबदेही सीधे केंद्र के प्रति थी। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो शक्ति थी किस में निहित थी? केंद्र के अंदर ही, अंतर्गत ही निहित हुआ करती थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम जैसे नागरिक नियंत्रण की बात करते हैं, अगर हम नागरिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो भले ही जो सप्तांग सिद्धांत हमने देखे उसमें गुप्तचर का कहीं नाम नहीं था, सिद्धांत में गुप्तचर का नाम नहीं था। ठीक है, उसमें गुप्तचर नहीं थे ना। क्या क्या हमने लिया था उसमें? दंड लिया था, मित्र लिया था, दुर्ग लिया था, कोष लिया था, जनपद लिया था, मात्र लिया था और राजा खुद था, लेकिन गुप्तचर नहीं था। लेकिन कौटिल्य ने गुप्तचर को शासन का एक वृहद स्तर पर राज्य के लिए कौटिल्य एक वृहद गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं, गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके की कि जो एक स्थान पर, जैसे ऐसे भी दो गुप्तचर भी दो तरीके के होते थे, एक जो राज्य में ही रहते थे और जो दूसरे राज्यों में जाते थे। आज भी देखिए हर कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हर किसी की अपनी एक स्पाई एजेंसी होती है, हर किसी का अपना एक इस तरह का वो एजेंसी होती है। तो आप गुप्तचर एजेंसी होती है सुरक्षा के लिए, तो ऐसी ही एक सुरक्षा तंत्र की गुप्तचर व्यवस्था की बात कौटिल्य ने भी की थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौटिल्य कितने दूर दूर तक की सोचते थे। और ये गुप्तचर जो होते थे राज्य के अंदर भी होने वाले, जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्रालय के अंतर्गत में INA है, ये है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जो निगरानी रखती है किस पे? INA वगैरह क्या निगरानी रखते हैं कि देश में कहीं भी कोई गलत गतिविधि ना होने पाए। और उसके लिए हमारे पास विदेशों के से कुछ इस तरह से रॉ वगैरह होते हैं, फॉरेन की भी इस तरह से एजेंसियाँ हैं। तो सेम ऐसे ही उस समय भी गुप्तचर व्यवस्था होती थी। एक राज्य के अंतर्गत होने वाले जो विद्रोह वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें ना होने पाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पता करने के लिए, और एक विदेशी राज्यों में। और इस तरीके से जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो बहुत ही मजबूत व्यवस्था थी। इस समय मजबूत व्यवस्था थी। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जनगणना के माध्यम से क्या किया जाता था कि जो विदेशी नागरिक राज्य में आए हैं उनकी निगरानी करने का कार्य किया जाता था, उनकी निगरानी करने का। कर व्यवस्था बहुत कड़ी थी और कौटिल्य का ये मानना था कि राजा जो नागरिक हैं उनको कर देना ही चाहिए, और कुल आय का 50 से 60% कर ले लिया जाता था। अगर कहें तो ये बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज भी ऐसे ही ले लेते थे, वो तो इससे भी ज़्यादा ले लेते थे, लेकिन इस कर का जो मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट पूरा पार्ट राज्य की भलाई के लिए ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और कर की चोरी पर मृत्युदंड सजा हुआ जाती थी, कर चोरी पर मृत्युदंड तक सजा हो जाती थी। मृत्युदंड तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कड़ाई कितनी अधिक थी। ठीक है, और अगर इन्हीं सब कारणों से जिस तरीके से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दिया, प्रशासन दिया है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य की जनता पर पूरा नियंत्रण रखा जाता था। आगे हम बात करते हैं आर्थिक नियंत्रण की बात। अगर हम आर्थिक नियंत्रण की बात करें तो आर्थिक नियंत्रण में हम क्या देखते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर राजा का नियंत्रण कितना होता है, ये हम देखेंगे। इसमें आर्थिक जो संसाधन हैं उस पर राजा का कितना नियंत्रण है वो हम देखते हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने आर्थिक गतिविधियों व संसाधनों पर भी केंद्र के ही नियंत्रण की बात की। किसके नियंत्रण की? कि इस पर भी केंद्र का ही नियंत्रण होगा। ठीक है, और हमने सप्तांग में भी देखा,
सप्तांग में भी हमने देखा क्या, सप्तांग सिद्धांत में, कि कोश वहाँ पर भी था, 3rd नंबर पर है। कोश बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, 3rd नंबर पर है, ठीक है। और राज्य के कल्याण, अगर राज्य का कल्याण होना है तो धन आवश्यक है, बिना धन के राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। आप ही बताइए, अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार कैसे योजनाएं चलाएगी, आखिर उसको भी तो पैसे चाहिए। और अक्सर बातें अच्छा की जाती हैं कि हम वर्ल्ड बैंक से प्रेजेंट में ले लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग जगहों से। क्या होता है कि यहाँ से हम लोन ले लेते हैं, गवर्नमेंट यही किया करती थी पहले, लोन ले लिया और यहाँ पे योजना चला रहे हैं, जब मन होगा तब चुकाएंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक और वगैरह जो होती है ना, विश्व बैंक वगैरह, जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो ऐसे ही लोन नहीं देती हैं, कंडीशन लगाती हैं कि आपके यहाँ से ये हमारी फॉरेन कंपनी आएगी, ये अलग अलग, डायरेक्ट तो ये देती नहीं है, इन फॉरेन कंपनीज़ के थ्रू लोन दिलवाती हैं, निवेशकों से लोन दिलवाती हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे ये अपनी शर्तें थोपते हैं, ये अपनी शर्तें थोपते हैं, और ऐसी शर्तें थोपते हैं कि यहाँ के उद्योग नीचे चले जाने लगते हैं, यहाँ के उद्योग नीचे चले जाते हैं और इनका बोलबाला बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे ये पूरी इकॉनमी पे कंट्रोल कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर हम कंपनियाँ देखते हैं, फॉरेन कंपनियाँ हैं ना, वो इन्हीं सब की देन है। इसीलिए कभी इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जितना कम से कम हम लोन लें वो, ये इनका धीरे धीरे इनडायरेक्ट वे में नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। और इतनी दूर तक की सोच थी कौटिल्य की, इसीलिए राजा, उसका मानना था कौटिल्य का कि राज्य का अगर विकास करना है, राज्य के लोगों की भलाई करनी है, तो उसके लिए धन आवश्यक है, और धन अगर आवश्यक है तो इसके लिए कर देना होगा, और एक कड़े नौकरशाही, कड़े और बड़े नौकरशाही की आवश्यकता है, ठीक है, ठीक है। और इसने इसके लिए उसने 8 तीर्थ व 27 अध्यक्षों की बात की, 27, और ये तीर्थ समझ लीजिए विभाग को कहते थे, ठीक है, तीर्थ विभाग को कहते थे, और 27 अध्यक्षों की बात की। तो इस तरीके से इस पे हम अपनी आज के पार्ट को रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आर्थिक नियंत्रण को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और उसके बाद में प्रशासन के विषय में हम और कुछ भी जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके का इस समय प्रशासन हुआ करता था। आज के पार्ट में इतने पे ही रोकते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। लाइक ज़रूर करिएगा, और लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से को जुड़वाइए भी, सब्सक्राइब करवाइए भी, शेयर भी करिए। थैंक यू।